नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। यूके सिन्हा बने रहेंगे सेबी के चेयरमैन। सरकार ने जारी किया एक्सटेंशन ऑर्डर। मजबूत ग्लोबल संकेतों और शॉर्ट कवरिंग से शेयर बाजार में लौटी आज रौनक। सेंसेक्स 568 पॉइंट उछला, निफ्टी 7150 के पार। मेक इन इंडिया वीक में महाराष्ट्र सरकार ने किए 6 लाख करोड़ रुपए के करार। 28 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। महाराष्ट्र ने रिटेल पॉलिसी का भी किया ऐलान। काले धन पर बनी एसआईटी ने दिए विदेश गई रकम के जांच के आदेश। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जरिए बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले। सरकारी बैंकों को बजट में राहत देगी सरकार। विदेशी निवेश की सीमा 20% से बढ़ाकर 49% करने की तैयारी। इस घटना के लिए ना माफी मांग रहे हैं, ना कांग्रेस अध्यक्ष माफी मांग रही है, ना कांग्रेस के उपाध्यक्ष माफी मांग रहे हैं। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के नेता कन्हैया की पुलिस रिमांड 2 दिन बढ़ी, लेकिन आमने सामने बीजेपी कांग्रेस। अमित शाह के आरोप पर राहुल का पलटवार। गांधी के हत्यारे पढ़ाते हैं देशभक्ति का पाठ। देशभक्ति का लाइसेंस की दुकान खोल रखी है आरएसएस। ये वही लोग हैं जिन्होंने गांधी जी के सीने में 3 गोलियां मारी थी। Top 10 cities in the country in the order of merit are 1. Mysore in Karnataka. मैसूर है देश का सबसे साफ सुथरा शहर। 73 शहरों के स्वच्छता सर्वे में वाराणसी और पटना रहे अंतिम 10 में। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की 2 बड़ी खबरों से एक साथ। एक तरफ मामला है काले धन का और दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि सेबी के नए चेयरमैन जो हैं या सेबी के मौजूदा चेयरमैन ही आगे बने रहेंगे अपने पद पर। दोनों खबरों के लिए हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय हमारे साथ है। लेकिन लक्ष्मण, हम पहले आपसे बात कर लेते हैं काले धन पर। काले धन पर बनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने विदेश गई रकम की जांच करने के आदेश दे दिए हैं। साल 2004 से 13 के बीच 505 अरब डॉलर विदेश गए हैं और एसआईटी ने इसी रकम की जांच करने के लिए कहा है। पूरी खबर के लिए लक्ष्मण से पूछते हैं हम। लक्ष्मण, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपने ऑर्डर में क्या डिटेलिंग की है? जो एसआईटी ने अपनी आदेश दिया है उसमें साफ तौर से कहा है कि उन्हें इस बात का पुख्ता प्रमाण मिला है कि 2004 से लेकर के 2013 तक 505 बिलियन डॉलर की रकम भारत से बाहर गई है और इन्होंने डीआरआई को, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को जांच करने का आदेश दिए हैं कि आखिर ये पैसे कैसे गए और यहां पे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तो नहीं बनता। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर एक पुख्ता नजर रखने के लिए पुख्ता व्यवस्था की जाए ताकि ये देखा जाए कि जिस कमोडिटी का एक्सपोर्ट की कीमत बताई जाती है एक्सपोर्ट के वक्त, वो कीमत वाकई में अंतर्राष्ट्रीय कीमत के बराबर होती है या फिर बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती है। क्योंकि एसआईटी को शक है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जरिए काले धन बड़े पैमाने पर बाहर भेजे जाते हैं और फिर इसको सफेद करके वापस लाया जाता है। जी, तो लक्ष्मण, बड़े पैमाने पर सख्ती की यहां पर बात हो रही है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जरिए जो घोटाले होते हैं वहां पे ब्लैक मनी का जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है, ये खबर। लेकिन दूसरी अहम खबर जिसे भी आपने ही आज ब्रेक किया और आप हमें पहले भी बताते रहे, वो है सेबी के चेयरमैन यूके सिन्हा साहब को लेकर। और अब सरकार की ओर से आदेश आ गया है, उन्हें एक्सटेंशन दे दिया गया है। इस बारे में हमें और विस्तार से बताएं। विपिन, 21 जनवरी को मुझे अच्छी तरह से याद है कि सबसे पहले सीएनबीसी आवाज ने बताया था कि यूके सिन्हा दोबारा सेबी के चेयरमैन बन सकते हैं और वही हुआ। हम लोगों की खबर पर आज मुहर लगी और यूके सिन्हा को दोबारा एक्सटेंशन दिया गया है और ये एक्सटेंशन 1 मार्च 2017 तक के लिए दिया गया है। यानी यूके सिन्हा अभी भी सेबी के चेयरमैन बने रहेंगे और ये बाजार के लिहाज से इस वजह से भी ज्यादा बेहतर है क्योंकि अभी के माहौल में माना जा रहा था कि अगर इनको एक्सटेंशन मिलता है तो शायद एक जो पॉलिसी है उसमें कंटिन्यूटी रहेगी और लोग उसको सकारात्मक तौर से लेंगे। लेकिन जो दौर में थे उनको लेकर के चूंकि अनुति भट्टाचार्य के बारे में माना जा रहा था कि वो पहले बनेंगी, लेकिन उनकी संभावना खारिज हुई। फिर रमेश अभिषेक जो थे वो दौर में थे, इनके बाद वो भी डीआईपीपी सेक्रेटरी बन गए, तो इनका बनना लगभग तय था और अब ये 1 साल तक सेबी के चेयरमैन बने रहेंगे। उसके बाद क्या होगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। हालांकि कहा यह जा रहा है कि अभी जो कमेटी ने सिफारिशें की हैं शायद उसी पर आगे अमल हो। आगे चलकर हो सकता है कि रमेश अभिषेक को डीआईपीपी सेक्रेटरी के बाद सेबी चेयरमैन के पद की जिम्मेदारी दी जाए। जी, लेकिन फिलहाल लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आपने ये खबर पहले भी बताई थी और आज जब ये खबर पक्की हुई तो सबसे पहले आप लेकर आए थे।
बहुत शुक्रिया इस खबर को हमें बताने के लिए। तो यहां पर सेबी के चेयरमैन बने रहेंगे यूके सिन्हा साहब। बाजार वैसे आज ही खुश था, शायद ये खबर उसे पहले से ही पता थी या नहीं, लेकिन आज हमने देखा कि बाजार ने हफ्ते की शुरुआत बेहद शानदार तेजी के साथ की। आज सेंसेक्स 568 पॉइंट तो निफ्टी 182 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ है। मिड कैप शेयर इंडेक्स 0.4%, तो बैंक निफ्टी करीब 3.5% चढ़कर बंद हुए हैं। बाजार पर और बातचीत के लिए अब हमारे साथ हैं मार्केट एडिटर अनिल सिंह। अनिल जी, आज शानदार तेजी की जो वजह थी, कारण थे, वो क्या रहे? देखिए, दुनिया भर के बाजार बेहद मजबूत और शॉर्ट कवरिंग रैली दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और उसका फायदा उठाकर भारतीय बाजार भी तेजी के साथ बढ़े। सबसे पहले निक्के में आज बेहतरीन मजबूती थी। एक हफ्ते की छुट्टी के बाद चीन के बाजारों में कोई खास कमजोरी दिखे नहीं और दिन में जब यूरोप के बाजार फिर से मजबूती के साथ खुले और डाउ फ्यूचर्स मजबूत है तो भारतीय बाजारों ने वहीं से तेजी के संकेत लिए। इसके अलावा क्रूड में जो रिकवरी हुई वो बाजार को पसंद आई। रुपया भी निचले स्तरों से रिकवर होता हुआ नजर आया। ये दो बड़े फैक्टर थे। लेकिन इसके अलावा आप देखें तो काफी हद तक बाजारों में जो मजबूती बनी उसमें एफआईज की तरफ से एफएनओ में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग के संकेत है और घरेलू फंड लगातार अपनी खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं। उससे भी बाजार में जोश आता हुआ दिखा। नतीजों का सीजन खत्म हो चुका है, अब बुरे नतीजे आने बंद होते हुए दिख रहे हैं। अब कोई वैसी खबर बुरी आती नहीं दिख रही, उससे भी फायदा जरूर मिला है। लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ा ट्रिगर जो था 7,000 के पार खुला बाजार और उसके बाद टिका और ऐसे में एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखी जिसने बाजारों को और ऊपर की तरफ बढ़ने में मदद की। तो शॉर्ट कवरिंग का भी काफी कुछ सहारा आज मिला। इसी के चलते आप देख सकते हैं निफ्टी और सेंसेक्स दमदार मजबूती के साथ बंद हुए। 550 पॉइंट से बड़ी छलांग निफ्टी ने सेंसेक्स ने लगाई और निफ्टी भी दिन के हाई के आसपास जाकर 182 अंक ऊपर बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की तेजी और भी बेहतर थी और बैंक निफ्टी 450 पॉइंट के आसपास की मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब रहा। तो अच्छी खासी चौतरफा खरीदारी बढ़ने वाले शेयरों की तादाद 1300 के आसपास, भारी भरकम वॉल्यूम के साथ 3 लाख करोड़ के पार। जी अनिल जी, लेकिन अगर सेक्टर्स की हम बात करें, कहां से आया ये दम, कहां से मिला पुश, कौन से सेक्टर सबसे ऊपर रहे आज? टेलीकॉम को छोड़कर सारे सेक्टर्स आज तेजी के साथ बंद हुए। सबसे ज्यादा मजबूत है पीएसयू बैंक जो 10% इंडेक्स यहां पर बढ़कर बंद हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कमजोर नतीजे जरूर पेश किए थे इस वीकेंड पर, लेकिन उसके बाद आगे अच्छी नतीजों की उम्मीद में 22% ये शेयर चढ़ा। यूको बैंक में भी नतीजों के बाद 17% की तेजी। एसबीआई पीएनबी भी बढ़ते हुए नजर आए, लेकिन प्राइवेट बैंक भी ज्यादा पीछे नहीं थे। एक्सिस, आईसीआईसीआई और यस इन्होंने निफ्टी को ऊपर ले जाने में अपना योगदान दिया। लेकिन मेटल शेयर जबरदस्त चमकते हुए दिखे। वेदांता में 18% की तेजी, टिस्को, हिंडाल्को, जेएसपीएल जैसे शेयर डबल डिजिट में आज ऊपर बंद होने में कामयाब रहे। कैपिटल गुड्स जो पिटे हुए शेयर हैं, एलएनटी में देखिए 9% का बड़ा उछाल। बेल हेवल्स भी आज मजबूती के साथ बंद हुए। ऑटो शेयरों की रफ्तार बढ़ती हुई दिखी। टाटा मोटर्स आज 6% चढ़कर बंद हुआ। महिंद्रा, मारुति, अशोक लेलैंड काफी मजबूत है। वहीं ऑयल एंड गैस स्पेस के शेयरों में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। केन, रिलायंस, ओएनजीसी ने निफ्टी को बढ़ाने में अपना योगदान दिया। पिटे हुए शेयरों में रियल्टी शेयरों में आज बड़ा उछाल दिखा, खासतौर से डीएलएफ को देखिए 10% से ज्यादा की तेजी। कई सरकारी कंपनियां आज मजबूती के साथ बढ़ी। एनएमडीसी, कोल इंडिया, एमटीएनएल, एचएमटी जैसे शेयरों में 8 से 15% तक की तेजी। वीकेंड पर जो रिजल्ट्स आए उसमें एचपीबीपी, आईओसी ने शानदार नतीजे पेश किए और साथ ही सीएट में भी 6% की मजबूती आज नतीजों के दम पर नजर आई। तो आज बाजार ने एक अलग रूप दिखाया, शानदार तेजी दर्ज की, 500 पॉइंट से ज्यादा की छलांग एक दिन के अंदर ही। लेकिन पिछले एक महीने में 20% की तेजी दिखाने के बाद सोने में तेज गिरावट आ चुकी है। घरेलू बाजार में आज ये करीब 600 रुपए तक हमने देखा लुढ़का हुआ था और काफी गिरावट इसमें अभी भी बनी हुई है। हमारे साथ है कविता। कविता, सोने को ये इतना बड़ा झटका क्यों और इस वक्त क्या हालात है? विपिन, जैसा कि आपने बताया कि हमने पिछले हफ्ते अच्छा खासा रनअप देखा था। अगर हम घरेलू बाजार की बात करें तो 1000 रुपए के ऊपर यानी ऑलमोस्ट 30,000 के करीब कीमतें पहुंच गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $200 पिछले हफ्ते हमने देखा था कि सोना चढ़ चुका था, लेकिन वहां से अब कीमतें गिरती हुई दिखाई दे रही है। वजह यही है कि ग्लोबली अगर हम देखें तो इक्विटी मार्केट में एक तरह का पुल बैक दिखाई दे रहा है, जिसका असर सोने की चाल पे साफ तौर से पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले हफ्ते हमने जो गिरावट देखी थी घरेलू इक्विटी बाजार में, उसकी वजह से एक सेफ हेवन अपील जो है वो उभर के आ गई थी। साथ में रुपए में कमजोरी एक तरह से सपोर्ट दे रही थी सोने की कीमतों को, लिहाजा हमने देखा कि कीमतें ऊपर गई थी। लेकिन अब भी काफी वॉलेटाइल है कीमतें। अगर हम देखें फिलहाल करंट रेट तो आप देख सकते हैं 2.5% की कमजोरी है। घरेलू बाजार में फिलहाल कीमतें 29,000 के नीचे लगातार बनी हुई है। लेकिन साथ ही चांदी सोने से ज्यादा टूटती हुई यहां दिखाई दे रही है। 3% के पार की गिरावट है। अभी आप देख सकते हैं कि 0.3% अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, जबकि घरेलू बाजार में कीमतें 37,000 के नीचे बनी हुई है 2.5% की कमजोरी के साथ।
जी शुक्रिया कविता इस अपडेट के लिए। तो सोने में गिरावट, चांदी में गिरावट लगातार जारी है, लेकिन इधर महंगाई के क्या हाल है, वहां थोड़ी बढ़ोतरी आ गई। जनवरी 2016 में लगातार 15वें महीने थोक महंगाई दर जीरो के नीचे रही। दिसंबर के मुकाबले भी जनवरी में महंगाई दर में गिरावट देखने को मिली है। ये -0.73% से घटकर 0.9% हो गई है। खाने पीने की महंगाई दर में कमी आई है। ये दिसंबर के 8.17% से घटकर जनवरी में 6% हो गई है। खाने पीने के सामान में खासतौर पर दाल, सब्जी और फलों की थोक कीमत में गिरावट आई है। जनवरी में दालों की थोक महंगाई 55.5% से घटकर 45% हो गई है। वहीं प्याज के दाम घटने से प्याज की थोक महंगाई भी 26% से घटकर अब सिर्फ 5.5% हो गई है। जनवरी 2016 में मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की थोक महंगाई बढ़ी है, लेकिन अभी भी ये माइनस में ही बनी हुई है। हालांकि कुछ दिन पहले या 2-3 दिन पहले जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमने आपको नंबर बताए थे वो आए थे, वहां पर हमने देखा था कि खुदरा में जरूर यहां पर हम थोक में कीमतों को घटता हुआ देख रहे हैं, लेकिन आपकी जेब पे फर्क अभी आना बाकी, क्योंकि वहां पर हल्का सा इंक्रीज आता हुआ हमें दिखाई दिया था। इधर इकोनॉमी के लिए एक और बुरी खबर, जनवरी में एक्सपोर्ट 13% से गिर गया है। एक्सपोर्ट में लगातार 14वें महीने गिरावट दर्ज की गई है। वहीं इस दौरान इंपोर्ट 11% लुढ़का है। सोने का इंपोर्ट 85% तक बढ़ा है। वहीं वित्तीय घाटा 787 करोड़ डॉलर से घटकर 764 करोड़ डॉलर पर आ गया है, और यहां पे जरूर एक थोड़ी सी राहत है। बात कर लेते हैं थोड़ी स्वच्छता की। मैसूर देश का सबसे साफ शहर है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहरी विकास मंत्रालय ने देश के 73 अहम शहरों में सफाई का जायजा लिया है। सफाई के मामले में दूसरे नंबर पर है चंडीगढ़, जो पिछले साल नंबर 1 पर था। तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु का शहर तिरुचिरापल्ली। इसके बाद नंबर है राजधानी दिल्ली का, जिसमें न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल का इलाका ही शामिल है, ना कि पूरा एनसीआर। और 5वें नंबर पर रहा है आंध्र प्रदेश का कोस्टल शहर विशाखापट्टनम। लेकिन इस सर्वे में जो शहर सफाई के मामले में फिसड्डी रहे, उनमें कुछ चौंकाने वाले नाम भी शामिल है। मसलन प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव क्षेत्र वाराणसी साफ सफाई के मामले में पिछड़ गया है। इसकी रैंकिंग 65वें नंबर पर है। वहीं जमशेदपुर 66वें नंबर पर, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर 68वें नंबर पर है। बिहार की राजधानी पटना 70वें, तो झारखंड का शहर धनबाद रैंकिंग में सबसे पीछे 73वें नंबर पर है। तो सरकार ने आज एक सर्वे जारी किया है, जिसमें इन 73 शहरों का नाम है, और यह भी कहा जा रहा है कि अगले राउंड में कुछ और शहर इसमें शामिल किए जाएंगे। इंडिया, नोएडा एंड कलकत्ता हैव डिसाइड टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ सर्वे। उन दोनों ने आग्रह किया है हमको नेक्स्ट राउंड में आप दीजिए, ऐसा कहा। इसलिए केवल 73 मेजर सिटीज और कैपिटल्स को हमने फर्स्ट राउंड में स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में दिया है। यहां पर आवाज इतना ही मिलेंगे, एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी मेक इन इंडिया वीक में महाराष्ट्र की धमक की। मेक इन इंडिया से महाराष्ट्र को करीब 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश मिला है। इस निवेश के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य में करीब 28 लाख नए रोजगार पैदा होंगे। ये करार बिजली, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी सहित लगभग सभी सेक्टर्स में हुए हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 8,000 करोड़ रुपए, मर्सिडीज बेंज ने 2,000 करोड़ रुपए, उत्तम गालवा एंड पॉस्को ने 3,750 करोड़ रुपए, तो गोदरेज ग्रुप ने 3,000 करोड़ रुपए और रहेजा ने यहां पर 3,750 करोड़ रुपए के करार महाराष्ट्र सरकार के साथ किए हैं। हालांकि सरकार को अभी और निवेश मिलने की उम्मीद है। आज जो महाराष्ट्र इन्वेस्टमेंट सेमिनार हुआ, इसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, और करीब 6 लाख करोड़ के एमओयूज हमने उसके ऊपर हस्ताक्षर किया है, जिसमें 28 लाख लोगों को रोजगार देने की संभावना तैयार हो रही है। ये एमओयूज महाराष्ट्र के सारे क्षेत्रों में और अलग अलग प्रकार के उद्योगों में आए हुए हैं। खासकर विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, उत्तर महाराष्ट्र हो, कोकण हो, या फिर मुंबई और पश्चिम महाराष्ट्र, पुणे का इलाका हो, सभी जगह पर बड़े पैमाने पर ये इन्वेस्टमेंट्स आए हैं।
मेक इन इंडिया वीक के तहत निवेशकों को लुभाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने नई रिटेल पॉलिसी का ऐलान भी किया है। सरकार का दावा है कि इससे बिचौलियों और दलालों का जाल खत्म होगा और किसान अपना माल सीधे रिटेलर्स को बेच पाएंगे। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि इससे 70,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और इस पॉलिसी से 2,000 करोड़ रुपए का निवेश भी आएगा। नई पॉलिसी में रिटेलर्स को एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में राहत दी जाएगी। पॉलिसी के मुताबिक अब महाराष्ट्र में दुकानें सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक खुली रहेंगी। मेक इन इंडिया वीक में रक्षा मंत्रालय ने भी कंपनियों के साथ करीब 50 MOU साइन किए हैं। इस बारे में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि हमने FDI की लिमिट 40% से बढ़ा दी है। इससे रक्षा क्षेत्र में फायदा होगा। मुझे आनंद है कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम हमारा काफी आगे बढ़ रहा है। इसमें जो प्रोसीजरल बॉटलनेक्स थे इस सरकार ने पूरे कर दिए। FDI जो बाहर से लोगों की टेक्नोलॉजी और यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, उसके लिए FDI फ्लो 40% से ज्यादा बढ़ा है, इंडिकेटिंग अ नेट पॉजिटिव रिस्पांस अक्रॉस द ग्लोब। और ये ऐसे एक ग्लोबल सिचुएशन में है जहां सब जगह एक मैन्युफैक्चरिंग मेल्टडाउन हो रहे हैं। मेक इन इंडिया के बाद बात कर लेते हैं बजट की। सरकारी बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा 20% से बढ़ाकर 39% की जा सकती है। CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इसका ऐलान बजट में किया जा सकता है। लक्ष्मण रॉय हमारे साथ बने हमारे ब्यूरो चीफ इस खबर पर और जानकारी के साथ। लक्ष्मण, ये बताएं कि प्रस्ताव क्या है और इसे लेकर सरकार में किस हद तक सहमति है? ये प्रस्ताव ये है कि जो भी सरकारी बैंक हैं उसमें अभी विदेशी निवेश की सीमा 20% है, उसे बढ़ाकर 49% कर दिया जाए। और इस प्रस्ताव को डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि FDI के मामले को डील करता है, उसमें सहमति बन चुकी है। प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा चुका है। अब इस पर अंतिम फैसला लेने से पहले प्रस्ताव को रिजर्व बैंक और DIPP के पास भेजा गया है। और हमें सूत्रों से ये जानकारी मिली कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सरकार बजट में इस बात का ऐलान भी कर सकती है कि सरकारी बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा 20% से बढ़ाकर 49% कर दिया जाएगा। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। 5 स्टार होटल से खाना मंगवाना हो, बाहर से घर जैसा खाना ऑर्डर कराना हो या फिर ऑर्गेनिक खाने की डिलीवरी, अब सब कुछ मुमकिन है। फूड स्पेस के नए स्टार्टअप फूड इंडस्ट्री में पैठ जमाने के लिए अलग अलग आइडियाज को लेकर आ रहे हैं। फूड इंडस्ट्री में बढ़ता कंपटीशन स्टार्टअप्स को इनोवेशन के लिए प्रेरित कर रहा है। तभी साइबर शेफ और मील बोर्ड जैसे फूड डिलीवरी ऐप आपके घर तक होम शेफ का खाना पहुंचाते हैं। फ्रेश मेन्यू अपने किचन में पका हेल्दी और फ्रेश खाना डिलीवर करता है, तो वही फूड रोल 5 स्टार रेस्टोरेंट से आपके घर खाना पहुंचाता है। दरअसल स्टार्टअप समझ गए हैं कि कामयाब होने के लिए अलग होना बेहद जरूरी है। जब भी हम आज फूड का बिजनेस कोई भी शुरू करेंगे, सबसे जरूरी ये है कि तुम एक नीड कस्टमर की आइडेंटिफाई कर सको। आजकल खाना सप्लाई करने वाले बहुत ऑनलाइन बिजनेसेस है, प्लस यू हैव अ लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स। सबसे बड़ा एडवांटेज और डिफरेंट जो हो सकता है वो ये है जब आप कस्टमर की कोई नीड को आइडेंटिफाई करो। टाइनी आउल और फूड पांडा जैसे कंपनियों को पिछले कुछ समय में हुआ नुकसान भी नए फूड स्टार्टअप्स के लिए एक सबक बना है। जो अभी स्टार्टअप्स हैं वो बहुत ज्यादा फोकस डिस्काउंट्स देने पे कर रहे हैं कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए, और दिस इज हार्मिंग की इन अ लॉन्ग रन टू द फूड टेक स्टार्टअप्स। सो व्हेन वी फोकस ऑन डिस्काउंट दे आर जस्ट बर्निंग मनी। जानकारों के मुताबिक भारत की फूड डिलीवरी इंडस्ट्री 4 से 5 हजार करोड़ रुपए की है, जो सालाना 30% की रफ्तार से बढ़ रही है। जाहिर है कि इस स्पेस में नए स्टार्टअप्स के लिए जगह तो है, लेकिन उन्हें अपना सिक्का जमाने के लिए लोगों की जरूरतों के हिसाब से बदलाव करते रहने होंगे। ईशा शर्मा, दिल्ली। और यहां पर हम बात कर लेते हैं कि आज JNU में क्या रहा, एक अपडेट आपको दे देते हैं। मामला गर्म है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र नेता कन्हैया कुमार की पुलिस कस्टडी आज 2 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट में वकीलों ने JNU छात्रों और मीडिया पर हमला बोला, उन्हें धक्का देकर कोर्ट रूम से बाहर निकाला गया। वहीं कोर्ट में कल इस बात पर सुनवाई होगी कि क्या देशद्रोह के मामले की जांच NIA से कराई जाए। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर BS बस्सी का दावा है कि कन्हैया कुमार के खिलाफ भारत विरोधी नारे में शामिल होने के सबूत हैं। और आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।